नमः संस्कृताय मित्रों। आज हम सभी कक्षा अष्टम दीपकम त्रयोदशः पाठ वर्णोच्चारण शिक्षा भाग 1। ठीक है, वर्णोच्चारण शिक्षा पाठ का अध्ययन करेंगे मित्रों। इसमें जो है वर्णों का उच्चारण कैसे और कहाँ से करना चाहिए। वैसे व्याकरण पुस्तकों में भी वर्णों का उच्चारण स्थान से संबंधित बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं मित्रों। तो आपके इस न्यू बुक में जो दीपकम है, संस्कृत दीपकम, इसमें भी दिया है। तो इसको देखते हैं मित्रों। वर्णोच्चारण शिक्षा, ठीक है, वर्ण उच्चारण की शिक्षा भाग 1 दिया है, तो ऐसे ही भाग 2 भी होगा मित्रों। ठीक है, शब्दानाम सम्यक शुद्धम च उच्चारणम नितांतम महत्वपूर्णम। ठीक है, शब्दों का शुद्ध व स्पष्ट उच्चारण अत्यंत आवश्यक है मित्रों। वयम पूर्वस्मिन पाठे दृष्टवन्तः, हमने यह जो है पूर्व के पाठों में देखा है। तस्य शब्दस्य प्रत्येक वर्णस्य शुद्धम निर्दुष्टम उच्चारणम भवेत्। किसी शब्द के सम्यक उच्चारण के लिए उसकी हर एक वर्ण को शुद्ध रूप से जानना चाहिए। अतः प्रत्येक वर्ण शुद्धम उच्चारणम कथम भवति इति ज्ञास्यामः। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण कैसे शुद्ध होगा यह जानना चाहिए। तो कह रहे हैं वर्णानाम स्वर व्यंजनादीनाम विविध भेद उपभेदानाम विषये वयम पूर्वासु कक्षासु ज्ञातवन्तः। वर्णों, स्वरों और व्यंजनों आदि के विविध भेदों और उपभेदों के विषय में हम पूर्व कक्षाओं में जान चुके हैं मित्रों। ठीक है, पूर्वासु कक्षासु ज्ञातवन्तः, पूर्व की कक्षाओं में जान चुके हैं। तत्र आशेक्षट उच्चारण स्थानानि अपि वयम दृष्टवन्तः, वहां पर हमने मुख से वर्णों के 6 उच्चारण स्थानों को भी देखा है। ठीक है, परंतु वर्णानाम उच्चारणे केवलम आस्यस्य एव उपयोगः भवति, परंतु वर्णों का उच्चारण केवल मुख के आश्रय से ही होता है ऐसा नहीं है मित्रों। ठीक है, वर्णानाम उच्चारणार्थम आशेन सह शरीरस्य इतरेषामपि अंगानाम उपयोगः भवति। वर्णों के उच्चारण के लिए मुख के साथ शरीर के अन्य अंगों का भी उपयोग होता है मित्रों। जैसे अब देखिए नंबर 1 दिया है इन्होंने, नाभि प्रदेश, नाभि प्रदेश, नेवल रीजन। ठीक है, मांसपेशी बल तंत्रम, मस्कुलर प्रेशर सिस्टम। ठीक है, दूसरा है उरह, उर चेस्ट। ठीक है, लंग्स एंड डायफ्राम्स, वायुबल तंत्रम। ठीक है, एयर प्रेशर सिस्टम, कंठ बिलह, ध्वनि तंत्रम, फोनेट्री एंड रिसोनेटरी सिस्टम, आस्यम हेड, आस्यम हेड, माउथ एंड नोज, उच्चारण तंत्रम। ठीक है, आस्यस्य अभ्यांतरे, इसके बाद, आस्यस्य अभ्यांतरे, इसके बाद मित्रों मुख के अंदर। ठीक है, और नाक नासिका दोनों होते हैं। ठीक है, मुखम नासिका दोनों होते हैं। यदा वयम किंचित शब्दम वर्णम व उच्चारितुम इच्छामः, जब हम कोई शब्द या वर्ण उच्चारित करना चाहते हैं मित्रों, तब निम्नलिखित गतिविधियां होती हैं। आगे देखते हैं मित्रों। पहले क्या होता है मित्रों, नाभि प्रदेशे स्थिता मांसपेशियाः उरनोदयन्ति। जो नाभि प्रदेश में स्थित आपकी मांसपेशियां हैं, छाती में, आपके चेस्ट में वायु को ऊपर उठाती हैं। हवा जो है आपके पेट से ऊपर की तरफ आती है मित्रों। उसके बाद क्या होता है, उरः पुनः श्वासकोश स्थम वायुम ऊर्ध्वम निसारयति। छाती पुनः श्वास कोश में स्थित वायु को ऊपर उठाती है। ठीक है, फिर तीसरा कह रहे हैं, सह वायु ऊर्ध्वम शरण कंठम विलंब प्राप्नोति। इसके बाद वह वायु जो है ऊपर की ओर सरकती हुई स्वर तंत्री तक पहुंचती है। इसके बाद ततः स वायु पुनः पुनः ऊर्ध्वम शरण आस्यम प्रविशति, तब वह वायु फिर ऊपर की ओर सरकती हुई मुख में प्रवेश करती है मित्रों। आस्यस्य, इसके बाद आभ्यंतरम प्रविश्य मुखे नासिकायाम च स्थितेषु षट्सु उच्चारण स्थानेषु, मस्तिष्क के अंदर प्रवेश करके मुख और नासिका में स्थित 6 उच्चारण स्थानों में, 6 उच्चारण स्थानेषु मित्रों, वर्णानुसारम स्वकीयम स्थानम प्राप्य, वर्णों के अनुसार अपने अपने स्थान को प्राप्त करके वह वायु, सह वायु, वह वायु तस्मिन् स्थाने वर्ण रूपेण प्रकटी भवति, पर वह वर्ण के रूप में प्रकट होती है मित्रों।
आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मित्रों, आपका पूरा जो है कैसे वर्क करता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर ही दे दिया मित्रों। आगे देखते हैं। देखिए पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, नाभि प्रदेश दिया, नाभि प्रदेश मांसपेशियाँ, यहाँ से जो है हवा ऊपर की तरफ जाती है मित्रों, फेफड़े से होकर के ऊपर जो है आपके मुख तक जाती है। ये आप कह रहे हैं आस्यस्य आभ्यंतरे स्थितेषु सटसु स्थाने स वायु वर्ण रूपेण कथम प्रकटीभूत इति अग्रे ज्ञास्यामः। अब जो आपके मस्तिष्क आप विभिन्न स्थानों से वायु जो है कैसे वर्ण रूप में प्रकट होती है, इसको आगे देखते हैं मित्रों। आस्यस्य आभ्यन्तरे वर्णानाम् उत्प्यर्थं वस्तुतः त्रीणि तत्त्वानि आवश्यकानि भवन्ति। इसके बाद कह रहे हैं कि हमें जो है सिर मस्तक, ठीक है, के बाद वर्णानाम उत्प्यर्थम वर्णों के उच्चारण के लिए 3 तत्वों की आवश्यकता होती। वे हैं प्रथमम स्थानम, पहले स्थान के बारे में बता रहे हैं। प्रथमम स्थानम पहले स्थान, दूसरा करणम दूसरा करण, तीसरा तृतीयम आभ्यंतर प्रयत्न। इस पाठ में हम सभी जो है स्थान की और करण की चर्चा करते हैं मित्रों। स्थानस्य करणस्य चर्चां कुर्मः। स्थान के और करण की चर्चा करते हैं मित्रों। आभ्यंतर प्रयत्न विषय अग्रिम कक्षायाम ज्ञास्यामः। आभ्यंतर प्रयत्न जो है इसके लिए हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे मित्रों। और जो यहाँ पर आपका है उसको देखते हैं मित्रों आगे। दिया मित्रों, वर्णस्य उच्चारण समय श्वासकोशतः ऊर्ध्वं सरन् वायुः कंठबिल माध्यमेन आसस्याभ्यन्तरं प्रविश्य तत्र मुखे नासिकायां वा यस्मिन् स्थले वर्णरूपेण प्रकटीभूत तत्स्थानमिति उच्यते। वर्णों के उच्चारण के समय में वायु फेफड़े से ऊपर की ओर सरकती हुई, श्वासकोशतः ऊर्ध्वं सरन् वायुः ऊपर जाती हुई, स्वर तंत्री से होती हुई, ठीक है मित्रों, कंठबिल माध्यमेन आस्यस्य आभ्यंतरम प्रविश्य स्वर तंत्री से होते हुए मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कर वहां पर तत्र मुखे नासिकायाम, वहां पर मुख में नासिका में जिस स्थान पर यस्मिन् स्थले जिस स्थान पर वर्ण रूपेण प्रकटी भवति वर्ण के रूप में प्रकट होती है उसे स्थान कहा जाता है मित्रों। तत् स्थानमिति उच्यते, उसी को स्थान कहा जाता है मित्रों। ठीक है, तो आपका आस्य षट स्थानान वयम दृष्टवन्तः। यहाँ पर हम जो है 6 स्थानों को देखते हैं मित्रों। ये हैं मस्तिष्क में 6 स्थानों को देखते हैं। जैसे मस्तिष्क क्या है, आस्याम, ये देखिए आस्याम दिया पूरा, ये आपका इधर देखिए पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या दिया, आस्याम, ये क्या है, मस्तिष्क है। अब इसके बाद जो है नासिका इत्येवं षष्ठम स्थान, वे 6वां स्थान है। मुखे कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठचा, मुख में जो है कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ 3 और 2 5, और ये आपका नासिका 6 हो गया मित्रों। ठीक है, मस्तिष्क में वर्णों के 6 उच्चारण स्थान इस तरह से हैं मित्रों, आपके कंठ ताल मूर्धा दंत ओष्ठ नासिका। अब देखिए नासिका ये आपका दिखा रहे हैं, मुखे मुख में, ठीक है, इस तरह से आपका पूरा फिगर ही बना दिए मित्रों। आगे देखते हैं। अब यहाँ जो है आप पूरा चित्र के माध्यम से देख सकते हैं मित्रों, जो 6 स्थान हमने आपको बताया वे कहाँ-कहाँ हैं। अब देखिए इन्होंने बताया, जैसे पहले कंठ, कंठ के लिए देखिए यहाँ से लिया कंठ, ये आपका है, ठीक है, यहाँ से कंठ आपको दिखा दिया। उसके बाद तालु, ये तालु है आपका, ठीक है मित्रों, तालु यहाँ से लिया है, ये नीचे देखिए यहाँ से लिया है चित्र, यहाँ ले गए तालु। उसके बाद दंत, ये दांत आपके हैं, ठीक मित्रों, दांत। उसके बाद ओष्ठ, दोनों लिप आपके। उसके बाद नासिका, ये नाक है, ठीक मित्रों, यहाँ से लिया है। ठीक, इस तरह से हमने देख लिया 6 भाग को। इसके बाद आगे चलते हैं मित्रों। आगे दिया है मित्रों, देखिए स्थान सम्यक कार्यम निर्दर्शनार्थम। स्थान का, जैसे किस स्थान का क्या महत्व है, देखिए जो आपकी बांसुरी होती है इसमें विभिन्न छिद्र होते हैं, ठीक है। अब यही जो है समुचित आपका उदाहरण है। मुरल्याः अंगुली छिद्राणि आस्यस्य स्थानानि इव व्यवहरन्ति। उचित स्थान जो है मुरली की अंगुलियों के छिद्रों को मस्तिष्क के स्थानों के समान व्यवहार करते हैं। मुरली नल के आगच्छन वायु, मुरली नली से आती हुई वायु अंगुली छिद्रों में ही विभिन्न ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। अंगुल छिद्रे से विविध ध्वनि रूपेण प्रकटी भवति, प्रकट होती है मित्रों। आगे देखते हैं, दिया है,
ठीक है। इन छिद्रों पर जब हम अंगुली आपका अलग-अलग रखते हैं तो अलग-अलग ध्वनि आती है मित्रों। आगे करण का दिया है मित्रों, करणम। करण क्या है? वर्णस् उच्चारण समय आस्यस्यः भागः स्थानम स्पृशति, स्थानस्य समीपम वायाति सः भागः करणमिति कथ्यते। वर्ण के उच्चारण के समय मस्तिष्क का जो भाग स्थान को स्पर्श करता है मित्रों, या स्थान के समीप जाता है, वही करण कहलाता है मित्रों। ठीक है। उदाहरण के लिए यथा निर्देश ने मुरलीम वादयन्त्यः अंगुल्यः। जब मुरली हम बजा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, तो अंगुलियां हमारी विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ रही थी मित्रों। आस्य से करणानि व्यवहरन्ति, अंगुलियों का मस्तिष्क के कर्ण यंत्र के समान व्यवहार होता है मित्रों। यहाँ पर आस्य से शब्द क्या है? मस्तिष्क मित्रों। अंगुल्य यदा अंगुल छिद्राणि विविध रूपेण स्पृशन्ति, जब अंगुली छिद्रों को विभिन्न प्रकार से छूती है मित्रों, तेषां समीपम वा यान्ति, या उनके समीप जाती है, तदा तेषु अंगुल छिद्रेषु विविध ध्वनियां प्रकटी भवन्ति, तब उन अंगुली छिद्रों से विभिन्न ध्वनियां प्रकट होती मित्रों। ताल मूर्धा दंतः च, ताल मूर्धा और दंत, एतेषु त्रिषु स्थाने जिह्वा कर्णम भवत्। इन तीन स्थानों पर कर्ण क्या है? जिह्वा है मित्रों। इसके बाद तालव्यानां मूर्धन्यानां दंत्यानां च वर्णानाम उच्चारणार्थम जिह्वा। ऐसे ही तालव्य और मूर्धन्य और दंत वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा कर्ण है। इसी तरह से तालु मूर्धानम दंतम च स्थानम समीपम वायात येन यथाक्रमम तद तद वर्णानाम उत्पत्ति भवति। स्थान को स्पर्श करती हुई या समीप जाति मित्रों, जिससे क्रमानुसार उस वर्णों की उत्पत्ति होती है। अतः इन तीन प्रकार के वर्णों के उच्चारण के लिए जिह्वा कर्ण है मित्रों। तालव्य, मूर्धन्य और आपका दंत, इनके लिए जिह्वा कर्ण है मित्रों। आगे देखते हैं। यहाँ देखिए पूरा चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर दें मित्रों। तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, इन सबको जो है चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया मित्रों। आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए मित्रों, अंगुल्यः करणानि, अंगुली आपकी कर्ण के समान कैसे है? अब यहाँ पर देखिए कैसे बता रहे हैं। कंठ्यानाम ओष्ठ्यानाम नासिक्यानाम च वर्णानाम उच्चारण जिह्वा प्राय निष्क्रिया भवति। एतेषां वर्णानाम उच्चारणार्थं तत् तत् स्थानस्य कश्चित् परभागः तत् तत् स्थानस्य पूर्वं भागं स्पृशत् समीपं वा याति। अतः एतेषां त्रिविधानां वर्णानाम उच्चारणार्थं स्वस्थानं करणम् अर्थात् उपकरणं भवति। को कंठ, ओष्ठ और नासिका वर्णों के उच्चारण में जिह्वा क्रियाशील रहती मित्रों। इन वर्णों के उच्चारण में उस स्थान के बाद के उस स्थान के पहले के भाग को स्पर्श करती है या समीप जाती है मित्रों। इसलिए इन तीनों प्रकार के वर्णों के उच्चारण के लिए स्वस्थानकरण अर्थात उपकरण होता है मित्रों। नासिक वर्णा है, नासिका मूलस्य उपरि भाग, नासिका स्थानम, नासिका कर्णम, नासिका मूलस्य अधो भाग है मित्रों। ठीक है। नासिक इस तरह से दिया मित्रों। मित्रों शब्दार्थों पर चलते हैं। शब्दार्थों में बताया गया है मित्रों, उच्चारणम, कथनम, ध्वनि ध्वनि, वाक्यम वाक्य, वाक वाणी, वर्ण वर्ण, आश्यम मस्तिष्क, मुखम मुह, नासिका नाक, नासिका स्थान कंठ, बिलम, स्वर तंत्री, घोष तंत्री मित्रों। आगे देखते हैं। इस तरह से मित्रों इस पाठ में वर्णों के उच्चारण स्थान की प्रक्रिया के बारे में बताया गया मित्रों। आशा है यह पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मित्रों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार हो मित्रों। तो सबसे मुख्य है कि पाठ का सारांश है मित्रों कि मानव में आवाज उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया वह चार प्रमुख प्रणालियों के माध्यम से संचालित होती है मित्रों। वे प्रणालियां इस प्रकार हैं, जैसे वाणी उत्पत्ति की प्रणालियां क्या हैं? नाभि प्रदेश में स्थित मांसपेशियां, पीठ व मांसपेशियों द्वारा वायु को बाहरी धरातल की ओर संकुचित करने में सहायता मिलती है मित्रों। दूसरा है छाती, फेफड़े और डायाफ्राम वायु को बाहर निकालने का दबाव उत्पन्न करते हैं मित्रों। आगे है कंठबिल, स्वर यंत्र, लार्निक्स, वोकल कॉर्ड्स। कंठ में स्वर तंत्र होते हैं मित्रों, जहां आवाज की मूल ध्वनि उत्पन्न होती है। मुख, आर्टिकुलेटरी सिस्टम, मुख और नाक से ध्वनि को स्वरूप देकर
शब्दों का उच्चारण तैयार होता है मित्रों। उच्चारण के 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं मित्रों, स्थान, करण और आभ्यंतर प्रयत्न मित्रों। स्थान क्या है? ध्वनि जहां बनती है, जैसे ताल हुआ, दंत हुआ, कंठ हुआ मित्रों। करण यंत्र, वह अंग जो ध्वनि तैयार करता है, जैसे जिह्वा, ओष्ठ मित्रों। आभ्यंतर प्रयत्न वायु में अपेक्षित क्षमता एवं गति जो ध्वनि को उत्पन्न करने में लगी होती है मित्रों। जैसे ता और दा उच्चारण करने में स्थान है ताल या मूर्धा। करण है जिह्वा तथा प्रयत्न है वायु के संकुचन व दिशा मित्रों। ऐसे मुख नालिका में स्पष्ट उच्चारण स्थान मुख की आकृति को दर्शाते हुए तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ और नासिका इन स्थानों पर जिह्वा, ओठ, नाक आदि उपकरण करण ध्वनि में बदलाव लाते मित्रों। मुख, ताल, दांत, ओठ, नाक आदि का वायु के मार्ग पर नियंत्रण शब्दों को विशेष स्वर देता है मित्रों। अब इस पाठ में देखिए विभिन्न चित्रों का प्रयोग किया गया है मित्रों। जो चित्र है हमें जो है वो सीधे-सीधे कला समय की शिक्षा से जोड़ते हैं मित्रों। निष्कर्ष यह है कि मानव बाड़ी एक समन्वित प्रणाली है मित्रों, जिसमें उदर, मांसपेशियां व वायु प्रणाली, स्वर तंत्र और मुख नालिका सहयोग करते हैं मित्र। किसी भी वर्ण के उच्चारण में सबसे संपूर्ण 3 तत्व होते हैं, स्थान, करण और आंतरिक प्रयत्न सक्रिय होते हैं। इस पाठ के चित्र और उदाहरण इन सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझाते हैं मित्रों। तो हम सभी पाठ को अच्छे से समझ गए होंगे मित्रों। पुनः मिलते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर के साथ अगले वीडियो में मित्रों। आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि सभी के जो हैं संस्कृत विषय में रुचि जागृत हो और सभी के अच्छे मार्क्स आए मित्रों। नमः संस्थाएं मित्रों, पुनः मिलते हैं।